सर सवाल अभी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें ये कहा था कि पिछले 40 सालों में उत्तराखंड में सिंचाई और बारिश जो कम हुई, बारिश की जो मात्रा में तादाद में कमी आई, अनियमितता में चीज़ें हुई, उससे फसलें प्रभावित हुई और उसकी वजह से वहाँ पर पलायन बढ़ा, क्योंकि जो खेती हर किसान थे वो वहाँ से पलायन करने लगे। बीते कुछ सालों में वहाँ पर काम काफ़ी बेहतर हुआ है। आपने कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज से बदलाव की जो खेती है उसको बचाने के लिए किस तरह के उपाय करे गए और क्या नई नीतियाँ लागू करी गई? देखिए, वास्तव में जायज़ बात आपने कही। ओलावृष्टि, अत्यधिक वृष्टि और सूखे से हमारे किसानों को नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ जो मैंने अपने उद्बोधन में कहा, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे क्षेत्र में जंगली जानवर करते हैं। लेकिन आज हमारी सरकार अगर आंकड़े उठाकर देखें पिछले 3 सालों के, हमने पलायन को रोकने का प्रयास किया। जहां अधिक से अधिक किसानों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप बीमा कराएं ताकि आपको आपके नुकसान का मुआवजा मिल सके। जहां 33% से अधिक का मुआवजा भारत सरकार के मानक के अनुरूप केंद्र से मिलता है, वहीं 20 से 25% तक का मुआवजा जो बीमा कंपनियों के माध्यम से हम लोगों का बीमा कराते हैं किसानों को मिलता है। अभी उसमें हमें कुछ 2-3 ब्लॉकों में 800 किसानों की शिकायतें मिली थी कि साहब बीमा कंपनी हमें पैसा नहीं दे रही है, हमारा प्रीमियम वापस कर रही है। हमने संबंधित बीमा कंपनियों के अधिकारियों को मैंने खुद अपने आवास पर बुलाया था, हमारे अधिकारी इस पर मौजूद थे, क्योंकि उनकी खसरा खतौनी में अंतर आ रहा था। हमने कहा था कि एफिडेविट लेकर आप इनका क्लेम दें। वहीं जंगली जानवरों से रक्षा के लिए हम सोलर फेंसिंग पर हम जा रहे हैं। और अगर आंकड़े उठाकर देखें, पिछले 3 सालों में जो किसान हमारा पलायन कर रहा था वो किसान रुका है। और जी हाँ सर, जैसे किसानों का जो पलायन रुका आपने, तो सर ऐसे बात आई टिहरी गढ़वाल के अंदर, जो अल्मोड़ा के अंदर आपके यहाँ आया कि क्लाइमेट चेंज से सेब है, नाशपाती है, खुमानी है, इनकी फसलें सबसे अधिक प्रभावित हुई। इसको बचाने के लिए या इसको लेकर आपका क्या प्लान है? क्योंकि कई देखिए, ऐसी मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे पहला होता तो मैं आपको आंकड़े ला कर देता। अभी जो नुकसान हुआ है इस बार, सबसे ज़्यादा नुकसान उधम सिंह नगर में हुआ है। पहली बार 50 साल के बाद अत्यधिक वर्षा, जैसा कि वहाँ के लोग, जब मुख्यमंत्री जी और मैं उस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, हमें बताया गया कि 50 साल के बाद ये पहली बार ऐसी घटना घटी है। उसका हम ग्राउंड सर्वे करवा रहे हैं। और जहाँ तक आपने एप्पल की और फूलों की बात की है, जो आंकड़े हैं, हमारी जो एप्पल की बेल्ट, एक उत्तरकाशी की बेल्ट है, एक रामगढ़ नैनीताल अल्मोड़ा की बेल्ट है, वहाँ से कोई ऐसे आंकड़े नहीं आए कि उनका इतना नुकसान हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो चावल जैसे के बारे में बार बार क्लाइमेट के लिहाज से ये कहा जा रहा है कि चावल में धान की या धान में जब है पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है इस्तेमाल करने के लिए। दिन पे दिन क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ा और पानी की अनियमितता से कई सारे नए तरीके, ऐसे भी हमारे पैनल में बात हो रही थी कि हम ऐसी फसलें बनाएं जो क्लाइमेट के अनुरूप प्रतिरोधी हों। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस क्लाइमेट को संदर्भ में रखते हुए क्या नए उपाय किए हैं कि किसानों को, जैसे धान के लिए या पारंपरिक खेती के अलावा सरकार ने बजट में ऐलान किया था प्राकृतिक खेती का, उसको लेकर किस तरह के उपाय सरकार ने किए हैं? देखिए, आपका जो प्रश्न है ये वर्तमान समय में बहुत ही ज़रूरी है और सबकी चिंता ही है कि सिर्फ निर्भरता जो है धान पे जो हो रहा है और
और इसको कैसे कम किया जाए। तो आपको ये बता दूं कि आजकल अर्ली वैरायटी के भी बहुत सारे किस्में आ गए हैं जो बहुत जल्दी पकने वाले भी हैं और कम बारिश में, कम पानी में भी उत्पादन देने वाले हैं। ये भी हो गया। दूसरी बात कि ये जो मिलेट्स का इतना अधिक हम प्रचार कर रहे हैं, जैसे आदरणीय मंत्री उत्तराखंड जोशी जी साहब ने बताया कि उत्तराखंड में भी मिलेट्स के बहुत संभावना है, उस और भी लोग काफ़ी बड़े हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार का विशेष जोर है और भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, आह्वान उन्होंने जो किया है, तो उस और भी लोगों का काफ़ी आकर्षण बढ़ रहा है। और सरकारें भी, हमारी सरकार भी उनको विशेष मदद दे करके उसे उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और उस और लोगों का आकर्षण कैसे बढ़े, उस और भी ध्यान दे करके हम काम कर रहे हैं। वहीं इसके अलावे हम फल और सब्जियों की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किए। हमारे छत्तीसगढ़ में इसलिए फलों का हो या सब्जियों का हो, हर साल हमारे जहाँ रकबा बढ़ रहा है वहीं बड़े पैमाने पे उत्पादन बढ़ करके दूसरे प्रांत और दूसरे देश में भी हम वहाँ भेज रहे हैं। तो इस तरह का जब इस और लोगों का झुकाव बढ़ा है, नए नए तकनीकी का हम सहारा ले रहे हैं और भी अत्याधुनिक जो सुविधाएं आ रही हैं, कोल्ड चेन आ रहा है तमाम तरह का, मार्केट की बेहतर व्यवस्था हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम धान पे आश्रित, हमारा उस और भी ध्यान है कि धान के अलावे भी हम और भी बहुत सारे उपज हैं उसको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। और इसलिए पानी की ऐसी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में ये सौभाग्य है हम सबका कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त बरसात भी, बारिश भी होती है और उसका उपयोग हम उसके आधार पे ही करते हैं। सर 2016 में सवाल दोनों आप दोनों से है सवाल। 2016 में सरकार ने दलवई कमेटी एक बैठाई थी कि किसानों की जो आय है उसको दुगना किया जाए और सरकार का लक्ष्य था कि किसान को जो लागत मिल रही है वो उसकी आजीविका कैसे, मतलब उसके अलावा कृषि से जुड़े मामलों में या अन्य तरीक़ों से उसकी आय दोगुनी की जाए। पटना में 3 दिन पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बयान दिया कि हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे और यह सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, यह फ़लसफ़ा हम पूरे देश में और पूरे राज्यों में लागू करेंगे। सवाल ये उठता है कि किसान, जब जैसे आपका पहाड़ की हम बात, उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर किसान की जो फलों की सेल्फ लाइफ हमेशा कम होती है, तो उस प्रोसेस में फल को की सेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आजीविका बढ़ाने की बात हो रही है तो सेल्फ लाइफ बढ़ाना एक इम्पॉर्टेंट काम होगा। प्रधानमंत्री गति की उस शक्ति जो योजना आई उसके तहत ही मामला करा गया। तो आप दोनों के राज्यों में अलग अलग सवाल ये है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए, हमारे उत्तराखंड में 2 प्रकार की खेती होती है। एक तो हमारी जो तराई की बेल्ट है जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल का नीचे का हिस्सा और देहरादून जिले का निचला हिस्सा, जिसमें गेहूं, धान आदि की खेती होती है। और दूसरा हमारा पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें जिन फलों की आपने बात की, चाहे नाशपाती हो, आलू बुखारा हो, खुमानी हो, माल्टा हो, सेब हो, और अब कीवी को हम लेकर जा रहे हैं पिथौरागढ़ टिहरी में, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, भारी मात्रा में होता है। लेकिन देखने में ये आता है कि किसान को रोड हेड तक लाने में और वहाँ से मंडी तक लाने में बहुत दिक्कत आती है। आज हम अपने उद्यान विभाग के माध्यम से जगह जगह हम
रोप पे कहेंगे, छोटी ट्रॉली हम लगा रहे हैं ताकि नीचे से किसान का उपज रोड हेड तक आए और वहाँ से मंडी पहुँचे ताकि उसको उपज का सही दाम उसको मिले। अभी मैं एक दौरे में टिहरी के थपड़ियाल जी कहें यहाँ पे सैंज गांव था, कौन सा गांव में गया था? सैंज गांव। और वहाँ के किसानों ने मुझे बताया कि पहले उनका 80,000 का टमाटर, वहाँ पे टमाटर बहुत होता है हमारे यहाँ, और आज जो रोप ट्रॉली हमने लगाई है उसके माध्यम से 5 लाख का टमाटर उनका जा रहा है। तो हम लगातार, हमारी कोशिश ये है कि किसान की उपज उसके घर से रोड हेड तक पहुँचे और मंडी तक पहुँचे। इसके माध्यम से हम किसान को उसके उपज का, जो हम आय दुगनी की बात कर रहे हैं, 80 लाख और कहाँ 80,000 और कहाँ 5 लाख। दूसरा, जो आज हाई डेंसिटी का एप्पल हम लगा रहे हैं, एक समय ये था कि सेव 5 साल 6 साल में फल देता था। आज हम जो M9 111 जो नए फल हम लगा रहे हैं, 1 साल में फल दे रहा है। मैं अभी जब अपने गांव डेडीहाट गया तो मेरा कजन वहाँ पर, उसने सेब की खेती शुरू की, और जब मैं 1 साल बाद गया देखा तो वहाँ सेब लगे हुए थे। फिर मैंने पूछा ये कौन सी वैरायटी का है? तो आप कल्पना कीजिए कि जब जहाँ 6 साल में फल देता तो हाई डेंसिटी का एप्पल हम लगा रहे हैं, वो जो है आपका पहले साल में 6.5 किलो, दूसरे साल में 22 किलो, तीसरे साल में 24.5 किलो फल दे रहा है। तो जो हम किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, उस दिशा में एक कदम है। और दूसरा, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस ऑर्गेनिक खेती पर है, और प्रभु की कृपा से बाय डिफॉल्ट वी आर ऑर्गेनिक। देखिए, क्या जब किसी चीज़ के आगे ऑर्गेनिक लग जाता है तो उसके दाम तिगने हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे यहाँ राजमा हमारे यहाँ की बहुत फेमस है, हमारे यहाँ की कुलत की दाल बहुत फेमस है। जो राजमा 100-120 रुपए किलो बिकती है और वही ऑर्गेनिक हो जाती है तो वो 300 रुपए से ऊपर बिकती है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हमारी सरकार बहुत जोर दे रही है, और निश्चित ही इसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है किसानों की आय दुगनी करने का, हम उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं तो किसानों की करते हैं। मैंने शायद अपने उसमें भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले किसी पत्रावली पर अगर साइन किए तो किसान सम्मान निधि की थी। तो ये इस बात को दर्शाता है कि किसानों की कितनी चिंता हमारी सरकार कर रही है। और निश्चित ही जो शिवराज जी ने कहा है, हम सभी कृषि मंत्री इस दिशा में काम करते हुए जो उनकी अपेक्षा है हम उसको पूरा करेंगे और किसानों की आय को हम दुगनी करेंगे। सर, आपके राज्य में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किस तरह के? देखिए, सरकार किसानों के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे निपट सके और कैसे उसका सामना करते हुए अपनी जो उत्पादन है उसको बढ़ाए, इसके लिए तकनीकी सहयोग के साथ साथ हम अच्छे किस्म के उन्हें बीज भी उपलब्ध करा रहे हैं, अच्छे मार्केट की व्यवस्था अच्छी करवा रहे हैं। जो लाभकारी उपज हो सकता है ऐसा खेती करने के लिए भी तमाम हमारे डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटियां लगी हुई हैं, रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं। जितने हमारा केवीके हैं उन सब का भी हमें उनका नॉलेज शेयर के माध्यम से उन्हें उनका नॉलेज भी हमें मिल रहा है।
तो टेक्निकली हमारे किसान आज पहले वाले किसान नहीं रहे। टेक्निकली बहुत आज साउंड उनका है स्थिति, और इसलिए उनको मालूम है कि हम कौन सा उत्पादन हम लें जिससे कि अधिक से अधिक उन्हें लाभ हो, और इसलिए हमारे आज जो खेती हो रही है वो लाभकारी है। पहली बात, पहले सिंगल क्रॉप लेते थे, आज किसान डबल तिबल ट्रिपल जो है क्रॉप ले रहे हैं, और सब जो कैश क्रॉप ले रहे हैं। इसलिए आज जो है, जो प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं बोले हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ देख रहे हैं, जो संभावना दिखाई दे रही है, और ये इतनी संभावना है, उस संभावना के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक, किसान, युवा और तमाम सारे इस क्षेत्र में लगे जुड़े हुए तमाम लोग लगे हुए हैं। और इसीलिए ये सिर्फ जो है हम खेती पर ही नहीं, ये खेती सिर्फ जो है अन्न उपजाने के लिए नहीं, बल्कि फलों की खेती, मसाले की खेती या मेडिसिनल प्लांट के आधार पर उनमें उनका कैसे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके, और फूलों के साथ साथ और भी जो उत्पाद हैं, जो देश में आज बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग पहचान है जिनकी, उसका आज डिमांड है दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, उस और भी लोगों का ध्यान है। और उसके आधार पर आज हमें कह सकते हैं कि जो इनपुट कॉस्ट था उसमें काफ़ी जो है इजाफा अब पहले की अपेक्षा अब उसमें लोगों को अब मिलना शुरू हो गया, उसका लाभ मिलना शुरू हो गया। और इसीलिए आज अगर हम 50% लगभग हम पहुंच गए हैं, जो उनका लागत मूल्य है उससे 50% से अधिक आने वाला समय में हम उसे डबल करेंगे, और धीरे धीरे इस ओर हमारा पूरा प्रयास है। तो मैं समझता हूँ कि आज किसान भी तैयार है, सरकार, हमारी सरकार भी उस दिशा में सोच करके लगातार काम कर रही है, उनको सुविधा मुहैया करा रही है। इससे हम कह सकते हैं कि उसका आने वाला समय में और भी बेहतर परिणाम आएगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। सर, जैसे आपने बात करी भंडारण की, स्टोरेज के मामले की, तो सबसे बड़ी समस्या भंडारण की रहती है। जैसे आपने टमाटर की बात करी, तो टमाटर के सड़ने की संभावना अधिक रहती है। लहसुन के मामले कई बार सामने आए, उसमें एक बात सामने आती है। सुबह किसान भाई ने एक बात कही कि हम फसल वो उगाते हैं जो प्रॉफिट देती है, हम उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते फसल में, और हमें ज्ञान नहीं होता कि हम फसल कौन सी उगाएं लगातार। तो उसमें क्या होता है, आपने फसल अगर अधिक मात्रा में कोई फसल उग गई तो बाज़ार में उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी मांग जो होती है वो कम होती है और सप्लाई उसकी अधिक हो रही होती है। तो ऐसी स्थिति में आप किसानों को जागरूक कैसे करते हैं? क्योंकि किसान को तो जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ उनको ये लगेगा कि इस फसल को उगाने से मुझे मूल्य अधिक मिल जाएगा। दूसरा बात, ग्रामीण इलाकों के अंदर स्टोरेज एक बहुत बड़ी समस्या है। उत्तराखंड में टमाटर का एक मामला सामने आया था, एक लहसुन का मामला सामने आया था, जब बड़ी संख्या में किसानों ने लहसुन का उत्पादन कर लिया लेकिन वो सही मूल्य नहीं पा पाए। तो इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए और इनको काउंटर करने के लिए आप लोग क्या प्रयास करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसान को उसके उपज का सही दाम मिले, ये हमारी कोशिश है। और आज जगह जगह कोल्ड स्टोरेज हमारी सरकार बना रही है, और किसानों को जागरूक करने के लिए हमारे उद्यान विभाग के माध्यम से पंचायत स्तर पर कैंप हमारी सरकार लगा रही है, और उनको ये जागरूक के लिए कि अब किस मौसम में आप क्या वो लगाएं। और हम 50,000 से अधिक पॉली हाउस हम लगाने जा रहे हैं। पहले फेज में हम 18,000 पॉली हाउस हम लगा रहे हैं, और जो बेमौसमी सब्जी हम उत्पाद कर रहे हैं, आज हमें उसका इतना, मैंने देखा कि जो हमारा मटर है, मुझे ध्यान है, मैं एक बार नियोग की फ्लाइट से दिल्ली आ रहा था, इतने में देखा कि एक हमारा चंबा का किसान मटर लेकर बेंगलोर जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, यार मैंने बोला भैया मटर तुम लेके कहाँ जा रहे हो? कहने का बेंगलोर लेके जा रहा हूँ। जो मटर चंबा में
जो देहरादून की नगर की हमारी जो नजीक की बेल्ट है, 45 रुपए किलो वहाँ पर बिकता है, बेंगलोर में 200 रुपये किलो बिकता है। तो जब मुझे उसकी जानकारी मिली तो मैंने उड्डयन मंत्री जी को पत्र लिखा कि इस प्रकार से अगर कोई हमारा किसान अपनी उपज को किसी दूसरे स्टेट में लेकर जाता है तो उसमें किसान को, क्योंकि उसमें उनसे किराया बराबर जो क्या बोलते हैं उसको, जो डोमेस्टिक जो है उसी को चार्ज कर रहे थे। जो तो मैंने कहा किसान ले जा रहा है तो उसको कम करना चाहिए। और मुझे एक पत्र आया था माननीय उड्डयन मंत्री जी का, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये मिलेगा तो किसान अपनी उपज को अन्य प्रदेशों में ले जा चुकेगा। और हमारे यहाँ जैसा आपने बताया, जो हमारी प्रमुख, हमारे यहाँ मसाले बहुत होते हैं। हमारे यहाँ दालचीनी, हमारी लखोरी मिर्च, अदरक, हल्दी, मटर टमाटर की बात मैं पहले कर चुका हूँ, इसकी बहुत डिमांड है। और किसानों को इस ओर हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इस प्रकार की खेती करें। और आज जब मैं कई बार क्षेत्रों में गया, मुझे देखने में आया, और दूसरा इसकी ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरा मिलेट्स, जिसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जिसको भी देखभाल की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारे ऊपर की बेल्ट में सिंचाई की कमी है और बारिश ही एकमात्र सिंचाई का कारण है। तो वहाँ पर हम श्री अन्न की ओर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जहाँ अन्य बीजों पर 50% की सब्सिडी हम किसान को देते हैं, वहीं मिलेट्स पर हम 30% टॉपअप करके 80% सब्सिडी हम किसान को दे रहे हैं। और यही के कारण है कि आज किसान मिलेट्स की ओर लौट रहा है। मुझे याद है एक बार जब हम आंदोलन में रहते थे, हम नारा लगाया करते कि हम कोदा झिंगुरा, क्योंकि कोदा झिंगुरे को ये कहा जाता था कि ये गरीब लोग खाते हैं और हमको हे दृष्टि से देखा जाता था। तो हम ये नारा लगाते थे कि हम कोदा झिंगुरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। और आज हम ये नारा दे रहे हैं कि कोदा झिंगुरा हम उगाएंगे, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा एमएसपी अगर किसी फसल का है तो मडवे का है, जो 42 रुपये 90 पैसे है। और आज किसान इस ओर आ रहा है। और मैं जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, मेडिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने जब टेस्टिंग की तो हमारे उत्तराखंड का जो, क्योंकि जलवायु के हिसाब से, नितम जी आप नाराज मत होना कहीं आप नाराज होंगे कि, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जलवायु है उसकी वजह से हमारा जो झिंगुरा और मडवे की क्वालिटी सबसे बेहतर पाई गई। आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप मिलेट्स को उगाएं। ये काम हमारी सरकार कर रही है। सर, जैसे मसाले की बात अभी करी, तो एफओ के साउथ एशिया हेड तारिको होमा जब इंडिया आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मसाले तो बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन उनकी ब्रांडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती। उन्होंने कहा कि जितनी उनको कीमत मिल सकती है, शायद वैसी ब्रांडिंग नहीं करी जाती, उसको उस तरह पैकेजिंग नहीं किया जाता कि उसकी वैसी पैकेजिंग या ब्रांडिंग करी जाए तो हम यूरोप का मुकाबला भी इस मायने में कर सकते हैं। उनका उत्तराखंड के बारे में ये स्टेटमेंट था। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जब माननीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड आए थे, उन्होंने हाउस ऑफ हिमालय की लॉन्चिंग की थी। और आज जितने भी हमारे उत्पाद हैं, हाउस ऑफ हिमालय हमारा जो है एक अम्ब्रेला ब्रांड है, उसके नीचे हमारे सारे ये उत्पाद, चाहे हिलांस है, हिमाद्री है, या हमारे समूह की जो बच्चियां बना रही हैं, हमने उत्पादों के नीचे उसको लेकर, इन उत्पादों को उसके नीचे हम लेकर आए हैं। और मैं कोशिश करूंगा आपको उसके कुछ एक सैंपल भेजूंगा उसकी, क्योंकि देखिए आजकल पैकेजिंग का ज़माना है। आपकी पैकेजिंग जितनी सुंदर होगी, आपका उत्पाद बिकेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज 20 किस्म का तो नमक ही हमारे यहाँ की लड़कियां बना रही हैं समूह की। अगर आप गए होंगे, सिलबट्टे पर वो पीसती हैं,
किसी में धनिया डालती हैं, किसी में पुदीना डालती हैं, 20 किस्म का नमक। अभी यात्रा रूट पर हमने समूह के 300 स्टॉल लगाए और मुझे विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 3.5 करोड़ से अधिक आय उन्होंने यात्रा सीजन के थोड़े समय में उन्होंने की। तो आज जो आपने बात कही पैकेजिंग में, क्योंकि हमारा जो ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय बना है, उसके लिए अभी हमने वैकेंसी निकाली है, सीओ की पोस्ट वगैरह जो उसमें, और मार्केटिंग हेड वगैरह चाहिए। और आप देखेंगे 6 महीने के अंदर हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से हमारे जितने उत्पाद हैं देश ही नहीं पूरे विदेश में जाएंगे, क्योंकि हाउस ऑफ हिमालय का जो नाम है अपने आप में एक नाम है। और सबसे बड़ी बात, हमारे ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उसको लॉन्च किया है। तो निश्चित ही आने वाले 6 महीने के अंदर, इस महीने हम सीईओ को अपॉइंट कर देंगे और हमारे जो उत्पाद हैं देश ही नहीं पूरे विदेश में जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मसालों की एक विशेष डिमांड है। अब मैं परसों की बात कर रहा हूँ, जब मैंने अपने एक मित्र को बताया, यहाँ पर एक बड़े अधिकारी हैं, कि मैं ऐसे से आ रहा हूँ, कह रहे जोशी जी यार अपने यहाँ के कुछ मसाले लेके आ जाइएगा। तो इस बात का प्रतीक है कि हमारे उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। तो इतना मैं कहना चाहता हूँ।